यंग पेशेंट्स जो एथलेटिक हैं उनमें जो पेन का कारण है मेनली इंजरीज होती हैं, वो ओवर यूज़ होती हैं। सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, कंधा दर्द करना शुरू करता है, धीरे धीरे मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन होने लगता है। ये परेशानी फ्रोजन शोल्डर के नाम से जानी जाती है, जिसे एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। सोते सोते भी कंधे में दर्द रहने लगा है, तो ये परेशानी होती है जब कंधे को उठाने वाली मांसपेशी वो डैमेज हो जाता है। शोल्डर एक ऐसा जॉइंट है जो हर डायरेक्शन में घूमता है, हर तरफ चलता है, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, आगे पीछे। तो इसकी मोबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इसमें जो परेशानियाँ हैं वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है। मोर देन 90-95% शोल्डर प्रॉब्लम्स सिर्फ मेडिसिन से, रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी से इम्प्रूव हो जाती है। सर्जरी का स्पेक्ट्रम है वो बहुत थोड़ा होता है। हमें पहले क्वांटिफाई करना है कि कितनी प्रॉब्लम है, किस कारण से प्रॉब्लम है और क्या सर्जरी करेंगे कि ये शोल्डर बेहतर हो। अधिकतर शोल्डर प्रॉब्लम्स को आर्थ्रोस्कोपिक ही ट्रीट किया जाता है। नमस्कार, नेशनल खबर में आप सभी का बेहद स्वागत है और आज बात होगी एक पेनफुल शोल्डर के बारे में। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी हम हाथ उठा रहे हैं या हाथ नीचे रख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा दर्द का सामना कई लोगों में करना पड़ता है और ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा पेनफुल शोल्डर्स का सामना करते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है और ख़ास तौर पर एक शब्द और एक ट्रीटमेंट जो हम ज़्यादातर सुनते हैं वो है शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी। वो क्या है और ओपन सर्जरी से ये कैसे अलग है, इसी पर चर्चा होगी। और अभी नेशनल खबर की टीम मौजूद है एमी केयर हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हिमांशु गुप्ता। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रज्ञा। एक बार फिर ये जो हमारा एजुकेशन इनिशिएटिव है जिसमें हम बहुत सी बीमारियों के बारे में बात करते हैं, उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है, इसके लिए मैं आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इस प्रोग्राम में जैसे आपने पूछा कि शोल्डर में दर्द की समस्या बहुत कॉमन होती है और ये यंग एज से लेके मिडिल एज और ओल्ड एज तक हर पेशेंट्स में पाई जाती है। बट अमूमन इसके जो कारण होते हैं वो हर उम्र में अलग अलग होते हैं। तो जैसे बात करते हैं किसी यंग एथलीट की या यंग पर्सन की जो जिम के बहुत शौकीन होते हैं, एक्सरसाइज करने का शौक़ रखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो उसमें होने वाला जो कंधे का दर्द होता है अमूमन ये स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज जिन्हें कहते हैं, इसका कारण होता है कंधे के अंदर जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें सूजन का आ जाना, जिसे रोटेटर कफ टेंडिनोसिस कहते हैं। इसके साथ कंधे के जो लिगामेंट्स हैं उनका डैमेज हो जाना, जिसकी वजह से कंधे में लचक आती है और पेशेंट्स को डिसलोकेशन रिस्क रहते हैं, यानी कंधा उतरने का खतरा रहता है। तो यंग पेशेंट्स जो एथलेटिक हैं उनमें जो पेन का कारण है मेनली इंजरीज होती हैं, वो ओवर यूज़ होती हैं। तो टेंडिनोसिस होना या इंस्टेबिलिटी होना ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। अगर बात करें मिडिल एजेड ग्रुप लोगों की, जो ऑफिस गोअर्स हैं, जिनकी मिडिल एज में कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे डायबिटीज़ शुरू हो गई है, बीपी शुरू हो गया है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, कंधा दर्द करना शुरू करता है, धीरे धीरे मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन होने लगता है। ये परेशानी फ्रोज़न शोल्डर के नाम से जानी जाती है, जिसे एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। इस परेशानी में कंधे का जोड़ अंदरूनी रूप से सूजने लगता है, जिसके कारण उसको चलाने वाली मांसपेशियाँ टाइट हो जाती हैं, उसके जो कैप्सूल्स हैं वो सिकुड़ने लगते हैं और पेशेंट को शोल्डर में काफ़ी सीवियर पेन की शिकायत होती है और इसके साथ साथ उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता जाता है। रात में नींद आने में दिक्कत होती है और कंधा चलाने में परेशानी होती है। अब बात करते हैं ओल्ड एज की, जहाँ पे पेशेंट्स अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि शोल्डर वीक हो गया है, जैसे उठाते हैं तो पूरी ताकत नहीं लग पाती है या सोते सोते भी कंधे में दर्द रहने लगा है। तो ये परेशानी होती है जब कंधे को उठाने वाली मांसपेशी, घुमाने वाली मांसपेशी, जिसे रोटेटर कफ कहते हैं, वो डैमेज हो जाता है, यानी रोटेटर कफ टीयर्स में, या शोल्डर जॉइंट आर्थराइटिक हो जाए, यानी कि उसका जोड़, जैसे घुटने और हिप में आर्थराइटिस होती है ऐसे ही शोल्डर आर्थराइटिस होने लगती है। तो देखें तो हर उम्र में शोल्डर की जो परेशानियां हैं वो अलग अलग रूप से कैटेगराइज की जाती हैं। पर ये कह देना कि यंग पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा या यंग पेशेंट को रोटेटर कफ टीयर नहीं होगा, ये गलत होगा। ये शोल्डर एक ऐसा जॉइंट है जो हर डायरेक्शन में घूमता है, हर तरफ चलता है, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, आगे पीछे। तो इसकी मोबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इसमें जो परेशानियां हैं वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है। तो पेशेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि किस कारण से उनको समस्या है। अक्सर हम देखते हैं कि इसका इलाज ज़्यादातर सर्जरीज जैसी चीज़ें हैं, बट
पेशेंट इसको नहीं मानता, पेशेंट अलग अलग विकल्प खोजना शुरू कर देता है। तो सर्जरी के बारे में और इसका इलाज के विकल्पों के बारे में आप बताएंगे। देखिए ये बिल्कुल गलत है कि इसका इलाज सिर्फ सर्जरी होती है। और मेरे से पूछे तो मेजॉरिटी ऑफ द शोल्डर प्रॉब्लम्स, मोर देन 90-95% शोल्डर प्रॉब्लम्स सिर्फ मेडिसिन से, रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी से इम्प्रूव हो जाती हैं। क्योंकि ये सारी परेशानियों का जो मूलभूत कारण है वो शोल्डर की मोबिलिटी है, हर डायरेक्शन में घूमना है। तो जब एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट परफॉर्म करता है, जब चलता है, तो उसके स्ट्रक्चर्स ओवर यूज़ की वजह से बहुत सारी परेशानियों से गुजर सकते हैं, जैसे टेंडन्स में स्वेलिंग आना या टेंडन का रप्चर हो जाना, छोटा टीयर हो जाना, ये सब एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसमें सर्जरी का रिजॉर्ट सीधे कह देना बहुत गलत होगा। अब हर परेशानी के लिए सर्जरी करना एक सही ऑप्शन नहीं है। हम हमेशा पेशेंट के संग डिस्कस करते हैं डिटेल में कि उनकी समस्या किस लेवल की है, किन कारणों से ये प्रॉब्लम हो रही है, पहले उसे डायग्नोस करना ज़रूरी होता है। उसके बाद बिना किसी सर्जरी के पहले पेशेंट को ट्रायल दिया जाता है, मेडिसिन्स का, फिजियोथेरेपी सेशंस का, रेस्ट एडवाइस किया जाता है। तो जो सर्जरी का पोर्शन है वो बहुत छोटा सा होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सर्जरी से ही ठीक होती हैं। जैसे बात करें, मान लीजिए किसी का कंधा डिस्लोकेट करता है, बार बार डिस्लोकेट करता है, आगे पीछे निकल जाता है, सोते उतर जाता है, बॉल फेंकते हुए झटका खाता है, तो ये वो परेशानी है जो स्ट्रेंथनिंग से, फिजियोथेरेपी से इम्प्रूव नहीं करेगी। इसके लिए आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। या मान लीजिए चोट लग गई है और कंधे का टेंडन रप्चर कर गया है, तो रोटेटर कफ टीयर हो गया है, हाथ उठ नहीं रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, हमने फिजियोथेरेपी का ट्रायल लिया है, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ दिनों के बाद भी अगर फंक्शन रिस्टोर नहीं हो रहा है तो ऑपरेशन की आवश्यकता है। या जॉइंट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, मतलब ये कंधे का जॉइंट नी जॉइंट की तरह नहीं होता जहाँ पे वेट आता है, तो नी वाले पेशेंट्स तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि नहीं हमें चलने में दिक्कत है। शोल्डर वाले पेशेंट्स बहुत लेट आर्थराइटिस तक शोल्डर चला सकते हैं, बट जब डे टू डे एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आने लगे, नींद खराब हो रही है, हाथ नहीं चल रहा है, तो शोल्डर रिप्लेसमेंट भी किया जाता है। तो इसकी जो सर्जरी का स्पेक्ट्रम है वो बहुत थोड़ा होता है। बहुत, जिसे आपने कहा कि बहुत कॉमनली सर्जरी शोल्डर के लिए की जाती है, शोल्डर की सर्जरीज कॉमनली नहीं परफॉर्म होती हैं। हमें पहले क्वांटिफाई करना है कि कितनी प्रॉब्लम है, किस कारण से प्रॉब्लम है, और क्या सर्जरी करेंगे कि ये शोल्डर बेहतर हो, तो उस हिसाब से। आपने दोनों क्वेश्चंस के अंदर में रोटेटर कफ्स का जिक्र किया है, तो आखिर ये क्या चीज़ है और ये क्यों होती है, टीयर क्यों होती है लिगामेंट? देखिए, दो चीज़ें हमें समझनी है। कंधे के अंदर जो मांसपेशियां हैं, जो जैसे जब कोई भी मांसपेशी, मसल जिसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी बाइसेप्स मसल है, जब ये बोन के ऊपर जाके जुड़ती है तो ये एक रोप की तरह थिक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे टेंडन कहते हैं। तो ऐसे ही कंधे में 4 मेन मांसपेशियां होती हैं, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टेरीज माइनर, नाम बड़े बड़े हैं। ये चारों मसल जब कंधे की बॉल के ऊपर जुड़ती हैं तो ये टेंडन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इन चारों मसल्स के जो टेंडन का कॉम्बिनेशन होता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है, उसे रोटेटर कफ कहते हैं। तो बात करते हैं, जैसे सबस्कैप मसल हमारे आगे होती है, तो ये जब जाके हमारे बॉल के ऊपर वाले हिस्से पे जुड़ती है तो इसका काम होता है कंधे को पीछे ले जाना। जब सुप्रास्पिनेटस की बात करें तो पीछे से आती है, शोल्डर के ऊपर के वाले हिस्से से आती है और आगे हिस्से में अटैच होती है और फॉरवर्ड एलिवेशन में हेल्प करती है। अब बात करते हैं इंफ्रास्पिनेटस और टेरिस माइनर, जो पिछले हिस्से में होती हैं, जिनका काम हाथ को उठाना और हाथ को बाहर की तरफ घुमाना होता है। तो ये चारों मसल्स जब टेंडन में कन्वर्ट होके बॉल के ऊपर जुड़ती हैं तो उस कॉम्प्लेक्स को रोटेटर कफ कहते हैं। और ये चूँकि हर दिशा में शोल्डर को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो इनमें इंजरीज़ होना लाजमी है। जैसे खेलते हुए लग गई, गिरने से लग गई, तो उसमें जब टीयर होते हैं तो इसे रोटेटर कफ टीयर कहा जाता है। तो रोटेटर कफ कोई एक चीज़ नहीं है, ये चारों टेंडन का मिला जुला कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें से कौन सा टेंडन डैमेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग रोटेटर कफ टीयर को क्लासिफाई किया जाता है। क्या ये कॉमन है ज़्यादातर लोगों में या रेयरली किसी को होता है? देखिए, रोटेटर कफ के जो टीयर्स हैं वो अमूमन 2 कारणों से होते हैं। एक होता है इंजरी, जिसे ट्रोमैटिक टीयर कहते हैं। ट्रोमैटिक टीयर्स बहुत कॉमन नहीं होते, क्योंकि जैसे देखा गया है मांसपेशी बहुत लचीली होती है, तो जब वो मांसपेशी लचीली होती है यंग एज के अंदर, तो उसका टेंडन भी बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको टूटने के लिए बहुत हाई फोर्स की ज़रूरत होती है। तो जो ट्रोमैटिक टीयर्स होते हैं वो यंग एज में नहीं होते हैं। अब यही कई ओल्ड एज की बात करते हैं, ओल्ड एज एज इन लाइक 55-60 ईयर्स में, जब कंधा वीक होने लगता है, मसल वीक होने लगती हैं, टेंडन वीक होने लगता है, और ऐसे केस में हल्का सा झटका लग जाए। जैसे आप बात करें एक हाउस होल्ड लेडी की जो सिर्फ बोलती है कि आज मैं अपना टॉवल सुखाने के लिए मैंने जर्क किया और मेरे कंधे में सडनली पेन जनरेट हुआ,
तो इसका मतलब है कि टेंडन इतना वीक था कि हल्का सा झटका मारा और वो रप्चर कर गया। तो ये टीयर कहते तो हम ट्रोमैटिक टीयर हैं, पर ये एज रिलेटेड या डीजनरेटिव टीयर होते हैं, यानी कि उम्र के साथ टेंडन वीक होता जाएगा तो रप्चर का चांस बढ़ जाएगा। तो जो रोटेटर कफ के टीयर हैं जो ओल्ड एज में होते हैं वो हल्के से ट्रॉमा से, ट्रिवियल ट्रॉमा से होते हैं, और उनके पीछे कहीं ना कहीं एज रिलेटेड चेंजेस एसोसिएटेड होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से टूट जाते हैं। तो रोटेटर कफ टीयर बहुत ही अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पहले के टाइम में जब हम भी रेजिडेंसी में थे, पढ़ाई करते थे, तब एमआरआई की सुविधाएं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं थी, तब इनको डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल होता था। और जो डॉक्टर्स होते थे वो कहते थे कि ठीक है, कंधे में दर्द है, आप एक्सरसाइज कीजिए, फिजियोथेरेपी कीजिए। बहुत से लोग आज भी उसे फ्रोजन शोल्डर का नाम दे देते हैं क्योंकि दर्द है तो कहीं ना कहीं मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होगा ही होगा। पर जिस हिसाब से एमआरआई की सुविधा बढ़ गई है, जैसे जैसे शोल्डर सर्जन्स बढ़ते जा रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, रोटेटर कफ को डायग्नोज करना प्रॉब्लम नहीं रह गया है, और उस डायग्नोसिस के बाद इसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल नहीं होता। जब शोल्डर की बात आती है तो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम ज़्यादातर एक शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी का नाम भी सुनते हैं। आखिर ये चीज़ क्या है, ये वर्ड क्या है? देखिए, आर्थ्रोस्कोपी का मतलब होता है की होल सर्जरी, यानी आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, स्कोप मतलब जैसे आम भाषा में दूरबीन कह सकते हैं, या एंडोस्कोप से वर्ड यूज़ किया गया है, स्कोप। अब बात करें अगर आर्थ्रोस्कोपी की, तो ये जैसे कि पेट में गॉल ब्लैडर सर्जरी आजकल लैप्रोस्कोपी से होती है, या बहुत सारी और सर्जरी जो की होल सर्जरी होती हैं, ये उसी तरह जब जॉइंट की सर्जरी परफॉर्म होती है तो उसे आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। अब इस सर्जरी के अंदर हमें बड़े इंसिजन्स नहीं लगाने पड़ते, बड़े बड़े चीरे नहीं देने पड़ते, जॉइंट को खोल के अंदर तक देखना नहीं पड़ता, बल्कि छोटे छोटे कुछ पोर्ट्स बना के, होल्स बना के, हम एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आर्थ्रोस्कोप्स होते हैं, जिसको अंदर डालते हैं, और उसके थ्रू आप पूरा का पूरा जॉइंट कैमरा पे, मॉनिटर पे विजुलाइज कर सकते हैं। और जब ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है तो ये काफ़ी टेक्निकल सर्जरी होती है, काफ़ी प्रिसीजन की सर्जरी होती है, बिकॉज आपका कंधा भी बहुत छोटा सा जॉइंट है और उसमें दो छोटे छोटे होल्स क्रिएट करके आपको जब सर्जरी परफॉर्म करनी है तो आपका जो सर्जिकल एक्यूमेन है, जो आपका प्रिसीजन है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंस काउंट करती है। तो कंपेयर करें कि शोल्डर की ओपन सर्जरी और आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी में से कौन सा बेटर है, तो एक्सेप्ट फॉर फ्रैक्चर्स या रिप्लेसमेंट, जहाँ पे रिप्लेसमेंट होना है या कोई फ्रैक्चर की वजह से बोन टूट गई है, अधिकतर शोल्डर प्रॉब्लम्स को आर्थ्रोस्कोपिक ही ट्रीट किया जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ से एक चट्टान देखने की कोशिश करूँ और एक बाइनोकुलर लेके चट्टान देखने की कोशिश करूँ, तो फ़र्क है। तो जब मैं यहाँ खड़े होकर चट्टान देखूँगा तो मेरा विजन रिस्ट्रिक्टेड है, मैं दूर तक नहीं देख पाऊँगा। पर जब मैं एंडोस्कोप लेके काम करता हूँ तो मैं माइन्यूटेस्ट डिटेल देख सकता हूँ, जॉइंट के अंदर जा सकता हूँ, हर छोटे हिस्से पे काम कर सकता हूँ। बड़ी टेक्निकल और प्रिसाइज सर्जरी होती है। पर्सनली मतलब कौन सी तरीके की सर्जरी आपको ज़्यादा पसंद है? एज ऑफ कि आप बाइनोकुलर लेकर देख रहे हैं वो वाली, या फिर दूर से ठीक है? देखिए, इसमें सजेशन आप इसमें पर्सनल वाली बात ही नहीं आती है, जो सही है वही करना चाहिए। और आज के एरा के अंदर या आज के टाइम के अंदर शोल्डर की ओपन सर्जरीज, स्पेशली फॉर रोटेटर कफ टीयर या शोल्डर डिसलोकेशन के लिए, ये ऑब्सलीट हो चुकी हैं। इनके इंडिकेशंस बहुत लिमिटेड हैं जहाँ पे ओपन सर्जरीज परफॉर्म करनी पड़ती है। तो ये आपकी अपनी चॉइस नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है। अगर कोई सर्जन ओपन सर्जरी परफॉर्म कर रहा है और उसके अपने रीजंस हो सकते हैं कि वो हो सकता है उस पर ट्रेन ना हो या उनका एक्सपीरियंस ना हो, बट अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड जो शोल्डर सर्जरीज का ट्रेंड है वो आर्थ्रोस्कोपी के लिए ही है। तो ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस नहीं है। मैं तो फॉर्चुनेटली पिछले 15 साल से आर्थ्रोस्कोपी कर रहा हूँ शोल्डर की, और काफ़ी वेल वर्स्ड हूँ इस टेक्निक से। तो मेरे लिए तो ओपन सर्जरी आज की डेट में किसी भी तरीके से सूटेबल नहीं है। रिकवरी टाइम की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही तरीके की सर्जरीज में रिकवरी पीरियड क्या होता है? देखिए, शोल्डर की जो सर्जरी में डेफिनेटली आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज प्रिफर्ड चॉइस होती हैं, तो रिकवरी ट्रेंड भी बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर डैमेज है, जो लिगामेंट डैमेज है, जो टिश्यू डैमेज है, आप डायरेक्टली उसी को रिपेयर करते हो और उसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर्स को टच नहीं करते हो। तो जो रिकवरी ट्रेंड है वो भी बहुत फास्ट होता है, कुछ वीक्स टू कुछ मंथ्स का होता है। पर जैसे कहा गया, मैंने शुरू में इस टॉक में बताया कि शोल्डर बहुत ही लचीला, फ्लेक्सिबल जॉइंट होता है, इसके ऊपर लोड बहुत होते हैं। तो शोल्डर सर्जरी के बाद जो रिहैबिलिटेशन होता है वो अमूमन नी सर्जरी किसके मुकाबले थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि टेंडन्स बहुत छोटे होते हैं, उनको फिक्स करने के बाद जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसे आने में टाइम लगता है।
तो जो काम नी में सपोज 4 से 6 हफ्ते का होता है वो शोल्डर में करीब 2.5 से 3 महीने तक का टाइम लेता है। बट ये डेफिनेटली आर्थ्रोस्कोपी के बाद काफ़ी ज़्यादा इन कंपैरिजन टू ओपन सर्जरीज काफ़ी कम रहता है। किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जब हम सर्जरीज कर रहे हैं या सर्जरी के बाद अगर? देखिए, सर्जरी के बाद जो सबसे कॉमन क्वेश्चन या सर्जरी से पहले जब पेशेंट हमसे डिस्कस करते हैं, कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर अगर आपने रिपेयर कर दिया तो मेरा कंधा तो अगले दिन चल जाना चाहिए। ये एक मिसनॉमर है। ये सबको लगता है कि नहीं, बस आपका टेंडन रिपेयर किया और अगले दिन हाथ उठ जाए, या डिसलोकेशन होते थे और आपने टीयर को रिपेयर किया और अब ये डिसलोकेट ना करे। तो जब भी आप शोल्डर में कुछ रिपेयर करते हैं तो जो मसल है, जो टेंडन है, जो लिगामेंट है, उसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट निल हो चुकी होती है। अब वो निल स्ट्रेंथ से फुल पावर तक आने के लिए पेशेंट्स को बहुत अच्छे से अपने आप को रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, फिजियोथेरेपी सेशंस लेने पड़ते हैं। तो जो जैसे नी के बाद आप अगले दिन पेशेंट चला सकते हैं, आप उसकी वेट बेयरिंग अलाउ कर सकते हैं, तो उनका जो रिकवरी ट्रेंड होता है उसमें उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इधर हमने सर्जरी कराया और हम कल से चलना शुरू कर देंगे। पर शोल्डर में ऐसा नहीं होता है। शोल्डर अगर नहीं उठ रहा था तो कई महीनों तक, कुछ हफ्तों तक नहीं उठेगा जब तक आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे रिपेयर के बावजूद। तो ये शोल्डर जो है नी से डिफरेंट होता है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है इम्प्रूवमेंट। मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा, एंड दिस इज़ फॉर प्रैक्टिकल, कि मैं आपसे चाहती हूँ कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाएं। एक्सरसाइजेस, किस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, पहले तो ये जान लें किस तरह की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये मालूम होगा क्या नहीं करना है तो बाकी सब कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे बहुत से आजकल एनर्जेटिक यंग ओल्ड होते हैं। एनर्जेटिक यंग ओल्ड हम बोलते हैं people who have started entering into their 60s. So these are young old people. So they are very fond of exercises कि डॉक्टर हमने तो बस पुशअप्स लगा लिए, हमने चिनअप्स लगा लिए। सो कैन यू इमेजिन पूरा बॉडी का वेट आप 2 हाथ पे लेके पुशअप में लग गए, अमाउंट ऑफ लोड दैट यू आर पुटिंग ऑन योर शोल्डर। सिमिलरली जो रिक्रिएशनल प्लेयर्स हैं, जैसे जो कहते हैं वीकेंड वॉरियर्स हैं, जो हफ्ते में एक दिन निकलते हैं और सारे स्पोर्ट्स में चैंपियन होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रोबेबली उन्होंने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में खेला होता है, तो उनको लगता है ना ही अब हमारी लाइफ सेटल्ड है और हमें खेलना चाहिए। एंड ओवर यूज़ के बाद संडे दे प्ले एंड मंडे दे कम टू आवर क्लिनिक्स कि ठीक है आज कंधा दर्द करने लग गया, फिर से पेन होने लग गया। तो पहला सजेशन मेरा ये है कि कोई भी अनअकस्टम्ड एक्टिविटी जिसकी आपको आदत ना हो, कभी भी एक साथ फुल इंटेंसिटी के साथ ना करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जिम में जाके एक्सरसाइज एकदम हैवी शुरू नहीं कर सकते हैं, पुशअप्स चिनअप्स आप शुरू नहीं कर सकते हैं। आप क्रिकेट खेलने गए तो आप पहले दिन ही 5 ओवर एक साथ नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। अब जब इसके बाद बात आती है तो क्या कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं, तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज जिसमें कि आपको लोड नहीं आ रहा है। जैसे कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आपने थिरा बैंड्स लिए और आपने उनको लेके खींचना शुरू कर दिया, मिनिमम रेजिस्टेंस बैंड के साथ आपने खींचना शुरू कर दिया। कुछ नहीं किया तो जैसे बचपन में पीटी सिखाई जाती थी, हर डायरेक्शन में हाथ चलाना है, गोल गोल घुमाना है, उस तरह से एक्सरसाइज शुरू करें। फिर जैसे जैसे आपकी एंड्योरेंस बढ़ती जाए आप इसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर सकते हैं। अगेंस्ट रेजिस्टेंस आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप लाइट वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप डंबल्स ले सकते हैं, आप थिरा बैंड्स ले सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ गेन होती चली जाए और आप उस एक्टिविटी से अकस्टम्ड होते चले जाएं, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। तो इंजरीज़ का जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि लोगों को आदत नहीं होती है वो काम करने की, स्पेशली नॉन एथलेटिक पॉपुलेशन, विच इज़ आई वुड से इट्स मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, बिकॉज वी हैव वेरी हैंडफुल ऑफ एथलीट्स। बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो रेगुलर स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो वो लोग जो उनको आदत नहीं है वो ऐसे काम करेंगे तो इंजरी होने का रिस्क बहुत हाई है। तो जिस तरीके से हम डॉक्टर बात कर रहे हैं रोटेटर कफ को लेकर, तो समटाइम्स ये होता है कि कुछ लोग सर्जरी पहले भी करा चुके होते हैं और दोबारा से उन्हें पेन होना शुरू हो चुका होता है या इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो उस वक्त में क्या उनके पास ऑप्शंस है? क्या उनका कंधा कभी ज़िंदगी में उठ ही नहीं सकता? क्या अलग अलग विकल्प हैं? प्रज्ञा, ये जैसे जैसे हमारा साइंस एडवांस हो रही है, जैसे जैसे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, तो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी बढ़ता है। मैं इसे कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि फेलियर्स जो होते हैं उसके बाद पेशेंट अक्सर परेशान हो जाते हैं, अपनी होप छोड़ देते हैं कि अब शायद ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी। तो जैसे आपने पूछा, मान लीजिए किसी का कंधे में रोटेटर कफ रिपेयर हुआ था, या बात करते हैं शोल्डर डिसलोकेट होता था, आपने आर्थ्रोस्कोपी कराया, शोल्डर डिसलोकेट फिर कर गया 3 साल बाद, 4 साल बाद, क्योंकि एक्टिविटीज़ तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते आप किसी की।
तो डेफिनेटली इसमें रिवीजन सर्जरीज के ऑप्शन होते हैं। जैसे डिसलोकेशन हो जाता है दोबारा शोल्डर का, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं फेल कर गई है, तो बोन ब्लॉक प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कि हम बोन ट्रांसफर्स कर सकते हैं, लेटार्जिक प्रोसीजर कर सकते हैं, जो कि जिनके रिजल्ट्स आर्थ्रोस्कोपिक से कंपैरेटिवली रिवीजन सर्जरीज में ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसे ही बात करते हैं, रोटेटर कफ टीयर हो गया। सपोज मान लीजिए किसी का यंग एज में रोटेटर कफ टीयर हुआ और सर्जरी कराने के बावजूद किसी कारण से मान लीजिए टेंडन हील नहीं किया, शोल्डर में पेन परसिस्ट कर रहा है, फंक्शन लॉस हो चुका है, अब आपका टेंडन तो अंदर है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? तो अगर पेशेंट यंग है और उसका शोल्डर अभी आर्थराइटिक नहीं हुआ है, यानी कि उसका जॉइंट ख़राब नहीं हुआ है, तो हमें वो जॉइंट बचाना है और उसे फंक्शन भी देना है। तो ऐसे केसेस में टेंडन ट्रांसफ़र का रोल होता है, यानी किसी और हिस्से से टेंडन को हार्वेस्ट करके उसे शोल्डर पर अटैच कर दिया जाता है और उससे भी शोल्डर के फंक्शंस को रीगेन किया जाता है। तो जिनका सर्जरी फेल कर गया है, यंग एज है, वो परेशान ना हो, वी हैव ऑप्शन ऑफ डूइंग टेंडन ट्रांसफर्स। जहाँ से टेंडेंस निकाले गए हैं, क्या वहाँ फिर इशू नहीं आ जाए? जी, जैसे बात करते हैं कि जब हमारे किसी एक जगह से टेंडन हार्वेस्ट करके हम दूसरी जगह लगाते हैं, तो प्राइमरी जगह फंक्शन लॉस तो नहीं हो रहा है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे एक एक्शन करने के लिए मल्टीपल मसल्स और टेंडन काम करते हैं। तो जिस भी टेंडन को हम हार्वेस्ट करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे मिनिमम प्रॉब्लम होने का रिस्क होता है। तो इसीलिए टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज की जाती हैं। तो जैसे आगे के लिए आगे वाले हिस्से से लेते हैं, कभी शोल्डर के पिछले हिस्से से कनेक्ट करते हैं, तो ये टेंडन ट्रांसफर सर्जरी होती है। इसके अलावा मान लीजिए ओल्ड एज में पेशेंट आ चुका है, रोटेटर कफ रिपेयर फेल कर चुका है, शोल्डर जॉइंट आर्थराइटिक हो चुका है, तो आजकल शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरीज बहुत सक्सेसफुल हैं। इनफैक्ट उनका रिकवरी टाइम टेंडन रिपेयर के मुकाबले बहुत शॉर्ट होता है, बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। और शोल्डर रिप्लेसमेंट ओल्ड एज में एक बहुत ही वैलिड सर्जरी है, जहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा चाहिए, आपको फंक्शंस चाहिए और आप अपना जो लाइफ स्पैन है वो आराम से बिता सकते हैं। सर्जरी कितने समय तक चल सकती है अगर मैक्सिमम? देखिए, अगर आपका टेंडन रिपेयर किया गया है और वो नेचुरली हील कर गया है, तो वो तो लाइफ लॉन्ग करेगा आपके संग काम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। रही बात शोल्डर रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, तो एक अच्छा सा किया हुआ शोल्डर रिप्लेसमेंट 15-20 ईयर्स आराम से लास्ट करता है, क्योंकि इस पर वेट नहीं आता है, तो इसका जो सेल्फ लाइफ होता है जॉइंट का 15 to 20 ईयर्स होता है। इसीलिए हम लोग जो शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए रिजर्व करते हैं। पेशेंट जिनकी एज 65-70 हो गई है, जिनकी जो एक्टिविटी डिमांड से रिस्ट्रिक्टेड हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए शोल्डर रिप्लेसमेंट एडवाइजेबल होता है। पर अदरवाइज बाकी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज के बाद रिपेयर करने के लिए आपको बिल्कुल नेचुरल शोल्डर मिलता है, जो आपका कुदरतन शोल्डर था, हील अप होने के बाद भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी जानकारी, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप हमसे ज़रूर पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए अपना नाशनल खबर के साथ बने रहिए।